नमस्कार। एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा कर रहे, लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में देखेंगे। पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो आज हम उसी उच्च सदन की बात करेंगे। सबसे पहले सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। ये 250 जो हैं ये बंटे हुए हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और ये 4 क्षेत्रों से आते हैं। ये समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य, इन क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। वर्तमान संख्या अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से आते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं और ये 4 जो आते हैं ये दिल्ली और पुदुचेरी, और ये आपको ये पता होगा कि ये 2 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं और इन्हीं दोनों से ये 4 मेंबर राज्यसभा में आते हैं। अगर राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्रतिनिधित्व की, जैसे हम लोग बात किए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ सदस्य इसके नामित होते हैं या राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होते हैं, और इसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है चुनाव की वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि यही प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में भी यूज की जाती है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि कुछ सदस्य राज्यों से आते हैं जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। हमने बात किया दिल्ली और पुदुचेरी की, यहां से 4 मेंबर आते हैं। नाम निर्देशित सदस्यों की बात की जाए तो 12 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा में इस प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्यसभा की अवधि की बात की जाए तो राज्यसभा की अवधि सामान्यतया 6 वर्ष है। आपको पता है कि राज्यसभा न विघटित होने वाला सदन है, न विघटित होने वाला सदन, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। यह अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज होता है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं या अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1954 से। 1954 के पहले इसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, लेकिन 1954 में इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। और जो इसकी अवधि है, ये संविधान इसका निर्धारण नहीं करता है, बल्कि इसका निर्धारण करता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
1951। योग्यताएं अगर हम देखें तो वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा की योग्यताएं हैं, बस इसमें आयु में परिवर्तन हो जाता है और राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, जबकि लोकसभा के लिए यह आयु 25 वर्ष है। पीठासीन अधिकारी दो होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। सभापति ये पदेन होता है। पदेन का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। उपसभापति की बात करें तो ये राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो आप देखेंगे कि जो सभापति है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए सभापति को, राज्यसभा के सभापति को वोटिंग का अधिकार सामान्यतया नहीं होता है। इसे वोट करने का अधिकार तब होता है जब दोनों 50-50% पर आ जाते हैं, तो निर्णायक मत उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में दे सकता है, लेकिन सामान्य तौर से वो वोट नहीं कर सकता। गणपूर्ति की बात करें तो सेम है, जो लोकसभा की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है वही राज्यसभा के लिए कि 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर इससे कम सदस्य उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में सभापति का यह कर्तव्य बनता है कि वह सदन की कार्यवाही को रोक दे। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात करें, कौन कौन सी शक्तियां विशेष रूप से राज्यसभा को प्राप्त हैं। तो जो सबसे पहला है कि संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। राज्यसभा अगर चाहे तो वह संसद को अधिकृत कर सकती है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकता है, जबकि हम सामान्यतया जानते हैं कि राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार विधानसभाओं को है या राज्यों को है, और ये अधिकार अनंतिम है, अर्थात इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 249 यह कहता है कि अगर राज्यसभा को यह लगता है कि कोई विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर संसद को विधि बनाना चाहिए, तो वह राज्य सूची के विषय पर भी संसद को विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये दूसरा अगर हम देखें तो संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है, और यह जो नई अखिल भारतीय सेवा होगी यह राज्यों के लिए और केंद्र दोनों के लिए सृजित कर सकता है, दोनों के लिए सृजित कर सकता है। और ये व्यवस्था आपको देता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 यह कहता है कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि केंद्र में या राज्यों के प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 312 के तहत वह ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। तीसरा, हम जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की हितों की रक्षा करता है। अगर संसद केंद्र राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है तो यह अधिकार राज्यसभा का होता है कि वह उसके राज्यों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करे। अब हम अगर समानता और असमानता की बात करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में एक समान है, लेकिन कुछ चीजों में भिन्नता पाई जाती है। जिसमें सबसे पहला होता है धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत
नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित सिर्फ इतना अधिकार प्राप्त है कि वह उस पर चर्चा कर सकता है और अपने प्रतिवेदन को लोकसभा को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन लोकसभा स्वतंत्र है कि वह चाहे तो राज्यसभा के ऐसे परामर्श को स्वीकार करे, अन्यथा ना करे। और यह 14 दिन तक धन विधेयक राज्यसभा अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर 14 दिन के बाद भी वह उसे पारित नहीं करती है तो धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि राज्यसभा धन विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। दूसरी बात कहें वित्त विधेयक की प्रस्तुति, तो वित्त विधेयक भी सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रस्तुति के अलावा राज्यसभा को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं वित्त विधेयक के संबंध में जो लोकसभा को प्राप्त हैं। तो अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है प्रस्तुति में कि ये प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। बाकी सारे अधिकार जो लोकसभा को प्राप्त हैं वही अधिकार राज्यसभा को भी प्राप्त हैं। अब धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। यह अधिकार अनंतिम है और राज्यसभा को इससे संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब बात करें संयुक्त बैठक की, तो आपको पता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा अगर करनी है तो यह आवश्यक है कि ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में की जा सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे आपातकाल की समाप्ति की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो इसमें लोकसभा की शक्ति यहां भी राज्यसभा से बड़ी है। अविश्वास प्रस्ताव पास करना। अविश्वास प्रस्ताव हम जानते हैं कि किसी सरकार के विरुद्ध आता है और चूंकि सरकार का निर्धारण होता है उससे उस पार्टी से जिसका लोकसभा में बहुमत हो। अगर किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आएगा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम बजट की बात करें तो बजट भी सामान्यतया कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। बजट राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आगे बजट जो पास करने की प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त हैं। परंतु एक चीज जो लोकसभा को ज्यादा प्रभावशाली बनाती है वो ये कि बजट में मांगों एवं अनुदानों से संबंधित विषयों में राज्यसभा किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य रूप से क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं समानता की कि इतनी असमानताओं के बाद भी बहुत सारी समानताएं भी राज्यसभा और लोकसभा में पाई जाती हैं। तो अगर समानताओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि सामान्य विधेयक प्रस्तुत करना एवं पारित करना। सामान्य विधेयक जो धन विधेयक, सामान्य विधेयक से तात्पर्य है कि जो धन एवं वित्त विधेयक से अलग है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसा विधेयक जो ना तो धन विधेयक है और ना वित्त विधेयक है उसे हम सामान्य विधेयक कहते हैं। तो सामान्य विधेयक उसी तरीके से राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं जैसे लोकसभा में। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसका प्रारंभ हम राज्यसभा से भी कर सकते हैं और लोकसभा से भी कर सकते हैं। जब किसी विधि का निर्माण होता है तो विधि निर्माण में यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। तो विधि बनाने के लिए विधेयक जो धन या वित्त विधेयक नहीं है
वह दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्यसभा में। अब दूसरी बात करें, दूसरा सिद्धांत क्या, संविधान संशोधन के संबंध में। संविधान, आपको पता है कि संविधान में संशोधन से संबंधित जो अधिकार लोकसभा को प्राप्त हैं वही अधिकार राज्यसभा को प्राप्त हैं। संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक का प्रारंभ लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। अगर हम संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो आपको पता है कि किसी एक सदन में बिल लाया जाता है और वह उसे जैसा बिल हो, साधारण बहुमत से पास होने वाला बिल है तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होने वाला बिल है तो विशेष बहुमत से, और अगर विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है तो जैसी भी स्थिति है एक सदन उसको पास करता है तो वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, और जब दूसरा सदन उसको पास कर देता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो संविधान संशोधन हो जाता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं समान शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करने का अधिकार लोकसभा को भी है, वोटिंग करने का अधिकार राज्यसभा को भी है, और अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो ऐसी प्रक्रिया लोकसभा द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है और राज्यसभा द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया में एक सदन आरोप लगाता है और उसको पास करता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है और उसको पास करता है। तीसरी महत्वपूर्ण समानता की बात करें तो अध्यादेश की स्वीकृति के संबंध में। आप जानते हैं कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है ऐसे समय में जब दोनों सदन सत्र में ना हो। तो अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि उस समय किसी विधि की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी करता है, और आप जानते हैं कि जब सदन समवेत होता है यानी कि जब सदन की बैठक होती है तो यह आवश्यक है कि 6 माह के अंदर ऐसे अध्यादेश को संसद द्वारा पास कर दिया जाए। अगर वह स्वीकृति नहीं होती है तो यह 6 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्वीकृति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आवश्यक है। अगर दोनों में से कोई भी एक स्वीकृति प्रदान नहीं करता तो यह 6 माह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। चूंकि अध्यादेश का मतलब विधि ऐसी जो संसद द्वारा नहीं बनाई गई है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई, और आपको पता है कि इसका प्रभाव और परिणाम और उसके क्षेत्र का विस्तार वहां तक होता है जहां तक संसद द्वारा बनाई गई विधि का होता है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के चयन के संबंध में। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर उसका चयन करना है तो यह आवश्यक नहीं है। जैसे एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को सामान्यतया लोकसभा का सदस्य होना चाहिए क्योंकि इनका उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। लेकिन आपको पता है कि चाहे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ 2 प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। सबसे पहले अगर हम नाम लें तो कौन आएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो राज्यसभा मेंबर थी। उसके बाद अगर हम बात करें एच.डी. देवगौड़ा ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो कभी लोकसभा के सदस्य, उस समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे जब उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, सभी राज्यसभा के मेंबर थे।
तो राज्यसभा से भी जैसे लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री या मंत्री का पद धारण कर सकते हैं, वही शक्तियां या वही अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है कि वह एक मंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर सकते हैं। यहां तो व्यवस्था यह भी है कि अगर दोनों सदनों का कोई सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। बस शर्त इतनी है कि 6 माह के अंतर्गत उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक अध्ययन किया है। तो हम लोगों ने देखा कि सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे और 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वर्तमान संख्या अगर राज्यसभा की जाए कितनी सदस्य संख्या है तो वो 245 है, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से, 4 संघ राज्य क्षेत्र से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आपको पता है ये 4 संघ राज्य क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली और पुदुचेरी से आते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे आपने देखा कि 229 सदस्य राज्यों से आते हैं और ये राज्यों के हितों की रक्षा करना ये राज्यसभा का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी वही कर्तव्य है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य ये कुछ विषय में जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको जानकारी होती है, जैसे हम लोगों ने बात किया था हाँ कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में जिन्होंने कार्य किया है, जिनका अनुभव है या जिनको इससे संबंधित बढ़िया ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, विद्वान है इसके, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात कि जनता इनके चुनाव में सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा की अवधि की बात की जाए तो 6 वर्ष है, लेकिन यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि राज्यसभा की अवधि कितनी होगी। योग्यता की बात की जाए तो वो सभी योग्यताएं आवश्यक हैं जो लोकसभा के लिए है। बाकी इसमें आयु जो है वो 30 वर्ष है। पीठासीन अधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति पदेन होता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा, जबकि उपसभापति उसी सदन का मेंबर होता। गणपूर्ति 1/10 सदस्यों द्वारा होती है। संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के हेतु अधिकृत कर सकती है राज्यसभा। अनुच्छेद 249 की बात की गई थी। संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 की बात की गई है। और चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से वह राज्य की रक्षा करेगा, ये तो उसका कर्तव्य है ही। असमानता अगर हम देखें तो धन विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति का घोषणा का अधिकार, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पास करना है और बजट, इन सभी का प्रारंभ लोकसभा में होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 और 312 का प्रयोग विशेष रूप से कर सकती है। अगर समानता की बात करें तो सामान्य विधेयकों में दोनों की शक्ति समान है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों की शक्ति समान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसको पदच्युत करने या महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों की शक्ति समान है। अध्यादेश की स्वीकृति के संबंध में दोनों की शक्ति एक समान है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के चयन के संबंध में भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच कोई अंतर स्थापित नहीं किया गया है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त किया जाता है। आगे हम लोग
पुनः मिलेंगे कुछ नए तथ्य और नए फैक्ट के साथ। धन्यवाद।